India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम पर फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। सीजीआई ने आरक्षण के दुरुपयोग की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले की परिभाषा बढ़ाई। अब आंतरिक चोट वाले पीड़ित भी शामिल होंगे। सीजीआई ने हमलावरों की संपत्ति कुर्क करने को कहा। एसिड बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई का सुझाव दिया। एनसीएलटी ने वेदांता की याचिका को खारिज किया। अडानी का रिजोल्यूशन प्लान बहाल रहेगा। वेदांता का 16,070 करोड़ का संशोधित ऑफर खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की। कहा, छवि वाले मर्चेंडाइज की बिक्री भी ना हो। गूगल और मेटा को उल्लंघन करने वाले यूआरएल लिंक हटाने का निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उन रिट याचिकाओं के एक समूह पर नोटिस जारी किया है जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले को अगली बार 3 जजों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा। 31 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी पाने वाला यह कानून 2019 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा बदली गई है और जबरन लैंगिक पहचान, शारीरिक नुकसान जैसे अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव स्व पहचान की जगह चिकित्सा प्रमाणन को अनिवार्य करना है। विवाद और आपत्तियां विपक्षी दलों और LGBTQIA+ समूह के कानून की आलोचना की है। आरोप है कि संसद में विधेयक पेश करने से पहले हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसजेंडर अधिकार समिति ने भी केंद्र से विधेयक वापस लेने को कहा था। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, सदस्य जैनब पटेल और किन्नर मां एक सामाजिक संस्था ट्रस्ट समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी। कोर्ट में बहस सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी ने दलील दी कि नया कानून 2014 के नालसा फैसले का उल्लंघन करता है जिसमें स्व पहचान को मान्यता दी गई थी। उन्होंने कहा कि कानून पहले से चल रहे लिंग पुष्टि उपचार को अवैध बना रहा है। सीजीआई सूर्यकांत ने आरक्षण के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए पूछा कि क्या लोग लाभ के लिए ट्रांसजेंडर होने का दिखावा कर सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि संशोधन ने नालसा के आधार को ही बदल दिया और स्व पहचान की जगह चिकित्सा मूल्यांकन लाया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून का उद्देश्य जबरन लिंग परिवर्तन और बाध्यकरण की घटनाओं पर रोक लगाना है। फिलहाल कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। दिल्ली, केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस कानून के खिलाफ याचिकाएं लंबित है। वही मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर जोया जिया अंसारी। क्या जानकारी आपके पास? आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट की, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। कोर्ट ने इस केस में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स पर एक हिस्टोरिक स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जेंडर आइडेंटिटी किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी और पर्सनालिटी का कोर पार्ट है और इसको डिनाई करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद डिसाइड करने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या वो थर्ड जेंडर ही क्यों ना हो, हर किसी को अधिकार है। बेंच ने ये भी होल्ड किया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को
सोसाइटी में जो भेदभाव झेलना होता है वो आर्टिकल 14, 15 और 16 जो हमारे संविधान में दिया गया है उसके सख्त खिलाफ है, जो इक्वालिटी और गैर भेदभाव गारंटी करते हैं। कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को थर्ड जेंडर के रूप में लीगली रिकग्नाइज किया जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्वास्थ्य जैसी अधिकारियां में रिजर्वेशन और वेलफेयर मेजर्स मिलनी चाहिए क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सोशल मोरालिटी से बड़ी है क्योंकि डिग्निटी, आइडेंटिटी और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। ठीक है जोया, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में बिना बाहरी विकृति वाले एसिड हमले पीड़ितों को भी शामिल किया जाए जिन्हें आंतरिक चोटें आई हैं। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र से अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर परिभाषा विस्तृत करने को कहा। वर्तमान में अनुसूची सिर्फ एसिड फेंकने से विकृत पीड़ितों को मान्यता देती है, लेकिन जबरन एसिड पिलाने के मामले बाहर रह जाते हैं। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत आदेश दिया कि संशोधन लंबित रहने तक एसिड पिलाए गए और आंतरिक चोट वाले पीड़ित भी शामिल माने जाएंगे। यह बदलाव अधिनियम की शुरुआत से लागू होगा। कोर्ट ने केंद्र से अधिसूचना जारी करने को कहा और मामले को 2 हफ्तों बाद सूचीबद्ध किया। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि संकीर्ण परिभाषा से पीड़ितों को लाभ नहीं मिल रहा है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अधिनियम नहीं, अनुसूची बदलनी होगी। सीजीआई ने हमलावरों की संपत्ति कुर्क करने और एसिड बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की बात कही। कोर्ट देश भर में एसिड हमलों के मामलों की निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की रहबर ए तालिम री-टी योजना के तहत चयनित पैनल में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर की बेंच ने कहा कि योजना बंद होने से पैनल में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल यह कर रहा है। कोर्ट ने राज्य को 8 हफ्तों के भीतर सभी पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि इन उम्मीदवारों को नियुक्ति की तारीख से 3 साल और अधिकतम 3 प्रयासों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं हासिल करनी होंगी, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास करना शामिल है। राज्य को हर साल टेट आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया ताकि उम्मीदवार योग्यता पूरी कर सके। यदि उम्मीदवार टेट पास कर लेते हैं तो उनकी वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से नहीं बल्कि मूल चयन पैनल में उनकी स्थिति के आधार पर तय होगी। कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार तय अवधि में टेट पास नहीं कर पाएंगे उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। बेंच ने जोर दिया कि अनुच्छेद 21A के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संवैधानिक आदेश सर्वोपरि है और इससे समझौता नहीं हो सकता। आरईटी योजना 2000 में दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत स्थानीय लोगों को प्राथमिक शिक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था। 16 नवंबर 2018 को सरकार ने योजना बंद कर दी और उन सभी विज्ञापनों व चयन पैनलों को रद्द कर दिया जिनमें नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे। कई उम्मीदवारों ने योजना बंद करने के आदेश को चुनौती दी। उनका तर्क था कि चयन पैनल में नाम आने से उन्हें नियुक्ति का निहित अधिकार मिल गया। हाईकोर्ट ने बंद करने के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन कुछ अपवाद बनाए। इसके बाद राज्य और उम्मीदवार दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लंबित मुकदमेबाजी एक बाहरी परिस्थिति है और इसे वर्गीकरण का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नाम अनुमोदित पैनल में थे लेकिन कोर्ट ने स्टे या मुकदमे के कारण नियुक्त नहीं हो पाए, उन्हें योजना बंद होने के बाद नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया गया कि मुकदमा लंबित होने से नियुक्ति रोकी जाए। बेंच ने कहा कि बंद करने के आदेश का उद्देश्य जाली योग्यताओं जैसे अनियमितता को खत्म करना था, न कि वास्तविक चयनित उम्मीदवारों को दंडित करना। राज्य का वर्गीकरण मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
क्योंकि यह समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के बीच केवल मुकदमा लंबित होने के आधार पर भेदभाव करता है। व्यापक राहत कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उन सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो संबंधित विज्ञापनों के दायरे में आते हैं, चाहे वे मुकदमे के पक्षकार हों या नहीं। इस तरह कोर्ट ने नियुक्ति के इंतजार में बैठे उम्मीदवारों के अधिकार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम शिक्षण मानकों की वैधानिक जरूरत के बीच संतुलन बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइटों को बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों का दोहन करने से रोक दिया है, जिसमें उनके नाम या छवि वाले मर्चेंडाइज की बिक्री भी शामिल है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने 29 अप्रैल को कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की। कोर्ट ने गूगल और मेटा को उल्लंघन करने वाले यूआरएल लिंक हटाने का निर्देश दिया और उल्लंघनकारी सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों की बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन की भी उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने पाया कि ये प्रतिवादी गैरकानूनी वित्तीय लाभ के लिए कपूर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का अनाधिकृत रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। बेंच ने कहा, स्पष्ट रूप से वादी ने अपने व्यक्तित्व प्रचार अधिकारों के दोहन के लिए किसी भी प्रतिवादी को अनुमति या लाइसेंस नहीं दिया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला अभिनेता की अनुमति या लाइसेंस के बिना उनके अधिकारों का कोई भी दोहन स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तित्व या प्रचार अधिकारों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया। यह आदेश कपूर द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे पर पारित किया गया। अभिनेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि टी शर्ट और पोस्टर जैसे मर्चेंडाइज की बिक्री के साथ साथ अनाधिकृत इवेंट बुकिंग के जरिए उनके व्यक्तित्व अधिकारों का व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है। उन्होंने ऑनलाइन प्रसारित हो रही अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री पर भी सवाल उठाए, जिसमें एआई जनरेटेड यौन स्पष्ट डीपफेक भी शामिल है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि कथित उल्लंघनों के खिलाफ एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा उचित है। कोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों की इस दलील को खारिज कर दिया कि फ्लैग की गई सामग्री में पैरोडी और व्यंग भी शामिल है। कोर्ट ने कहा, हालांकि मध्यस्थ कुछ स्क्रीनशॉट्स के बारे में सही हो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर रखे गए और इस कोर्ट द्वारा देखे गए स्क्रीनशॉट्स की भारी संख्या प्रथम दृश्यवादी के व्यक्तित्व प्रचार अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होती है। अश्लील सामग्री के संबंध में जस्टिस गेडेला ने तत्काल हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो स्पष्ट रूप से अश्लील है और कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जिन प्रतिवादियों ने यौन स्पष्ट और घृणित सामग्री वाले वीडियो बनाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया है, वे वादी के व्यक्तित्व प्रचार अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे वीडियो अश्लील हैं और स्पष्ट रूप से वादी की छवि और व्यक्तित्व अधिकारों को न केवल अत्यधिक बल्कि संभावित अपूर्णीय रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। जस्टिस गेडेला ने कहा कि कपूर ने अपनी फिल्मों, परोपकारी गतिविधियों और ऑनलाइन व प्रिंट मीडिया में व्यापक दृश्यता के साथ एक विशिष्ट व्यक्तित्व अर्जित किया है। कोर्ट ने कहा, ये सभी गुण व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वादी के स्रोत, पहचानकर्ता और उसके व्यक्तित्व प्रचार अधिकार हैं। वादी की अनुमति या लाइसेंस के बिना कोई भी दोहन स्पष्ट रूप से वादी के व्यक्तित्व प्रचार अधिकारों का उल्लंघन होगा। उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कपूर किसी भी नए खोजे गए उल्लंघनकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। एनसीएलटी ने वेदांता लिमिटेड की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए अडानी के रेजोल्यूशन प्लान को स्वीकार करने को चुनौती दी गई थी। चेयरपर्सन जस्टिस सेवानिवृत्त अशोक भूषण और टेक्निकल मेंबर वरुण मित्रा की बेंच ने माना कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने वेदांता के रेजोल्यूशन प्लान को खारिज कर सही फैसला लिया। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को आईसीआईसीआई बैंक की याचिका पर 3 जून 2024 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में शामिल किया था। कंपनी पर 57,000 करोड़ से अधिक के दावे थे। नेशनल एजेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सबसे बड़ा वित्तीय लेनदार बनी, जिसके पास कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में 85% से अधिक वोटिंग शेयर थे।
सीओसी में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और घर खरीदारों के एक वर्ग सहित 27 सदस्य थे। इस प्रक्रिया के दौरान कुल 28 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले, जिनमें से 25 संभावित रिजोल्यूशन आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया। आखिरकार 6 बोलीदाताओं ने रिजोल्यूशन प्लान जमा किए, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड शामिल थे। अडानी एंटरप्राइजेस और वेदांता सबसे आगे रहे। स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद अडानी का प्लान खासतौर पर अपफ्रंट रिकवरी और कुल वित्तीय मूल्य जैसे मानकों पर ऊपर रहा। नवंबर 2025 में हुई अपनी 23वीं बैठक में सीओसी ने 93.81% वोटिंग शेयर के साथ अडानी एंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। चैलेंज प्रोसेस खत्म होने के बाद वेदांता ने 8 नवंबर 2025 को अपने रेजोल्यूशन प्लान में एक परिशिष्ट जमा किया। सीओसी ने बिल्डिंग फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रक्रिया के बाद वित्तीय प्रस्तावों में बदलाव की मनाही थी। वेदांता ने इस फैसले को चुनौती दी। उसका आरोप था कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और दावा किया गया कि 16,070 करोड़ का उसका संशोधित ऑफर लेनदारों के लिए अधिक मूल्य देता है। हालांकि सीओसी का कहना था कि वेदांता ने परिशिष्ट तभी जमा किया था जब उसे पता चला कि उसका अपफ्रंट पावर ऑफर सफर रिजोल्यूशन आवेदकों से कम है। मार्च 2025 में एनसीएलटी ने अडानी के रिजोल्यूशन प्लान के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वेदांता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने यह सुरक्षा उपाय भी जोड़ा कि अगर मॉनिटरिंग कमेटी या प्लान लागू करने वाले कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले एनसीएलटी से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को मामले की तेजी से सुनवाई का निर्देश भी दिया। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों को आधार जारी करने के लिए सख्त दिशा निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि दस्तावेजों का दुरुपयोग हमेशा होता रहेगा, चाहे कानून की डिग्री हो या पासपोर्ट। अपराधी ऐसा करते रहेंगे। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी कि कोई भी किराए के एग्रीमेंट या पार्षद प्रधान की चिट्ठी से आधार बनवा लेता है, फिर फर्जी आधार से दूसरे दस्तावेज भी हासिल हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि 144 करोड़ आधार होल्डर हैं, 99% लोगों के पास आधार है और 55 करोड़ जनधन खाते इससे जुड़े हैं। उपाध्याय ने कहा कि इससे घुसपैठियों को रोका जा सकता है। मुंबई में 3 दिन पहले 87,000 नकली दस्तावेज मिलने का उदाहरण भी दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रखने को कहा। उपाध्याय ने याचिका में मांग की थी कि आधार सिर्फ 6 साल तक के बच्चों को मिलने और उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसीलदार कार्यालय से ही आधार जारी हो। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत नाराज हुए हैं। सीजेआई ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा, रजिस्ट्री में बैठा हर व्यक्ति खुद को भारत का सुपर प्रधान न्यायाधीश समझता है। उन्होंने यह तक कह दिया कि बहुत ही बदतमीज रजिस्ट्री है और बहुत ही खराब तरीके से काम कर रही है। इन्हें लगता है कि यही प्रधान न्यायाधीश हैं। सीजेआई ने कहा, हमारे आदेश में एड निदेशक को नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिए जाने के बावजूद रजिस्ट्री ने ईडी निदेशक को यह कहते हुए नोटिस जारी नहीं किया कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ था। सीजेआई ने कहा, रजिस्ट्रार द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी गठित की जाएगी जो इस मामले की जांच कर बताएगी कि हमारे एससी मार्च 2026 के आदेश का मतलब ईडी के डायरेक्टर को नोटिस क्यों नहीं माना गया। फिलहाल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को नोटिस भेजने का आदेश दिया। दरअसल आयुषी मित्तल और अन्य की जमानत की मांग के मामले में सुनवाई करते हुए मार्च में सख्त रुख अपनाते हुए ईडी को एक पक्ष बनाते हुए ईडी को नोटिस जारी कर यह पता लगाने के लिए कहा था कि याचिकाकर्ता, उसके परिवार और करीबी रिश्तेदारों की संपत्ति जब्त की गई है या नहीं। कोर्ट ने कहा था कि आयुषी मित्तल और अन्य जमानती याचिका पर विचार करने से पहले उसके और ससुराल की तरफ से करीबी रिश्तेदारों की संपत्ति का विवरण देना होगा। कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद रजिस्ट्री की तरफ से नोटिस जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्री पर नाराजगी जाहिर की। यह मामला आयुषी मित्तल को नोएडा में 3,700 करोड़ रुपए के पूंजी धोखाधड़ी के मामलों में पति अनुभव मित्तल के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 2017 से हिरासत में है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट की पुनर्विचार याचिका खारिज की है और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट और एमडी अजय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। याचिका में कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ मध्यस्थता विवाद में 144 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। स्पाइस जेट ने रकम जमा करने के बजाय अजय सिंह की संपत्ति कुर्क करने की पेशकश की थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका 50,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दी। यह मामला 2015 का है, जब स्पाइस जेट वित्तीय संकट में थी। कलानिधि मारन और कल एयरवेज के पास 58.46% हिस्सेदारी थी। जनवरी 2015 में एसएसपीए के तहत मारन ने 2 में पूरी हिस्सेदारी अजय सिंह को हस्तांतरित की। समझौते में वारंट, सीआरपीएस और 450 करोड़ की फंडिंग शामिल थी। बाद में दायित्वों को लेकर विवाद हुआ और मध्यस्थता शुरू हुई। जुलाई 2018 में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने स्पाइस जेट और अजय सिंह को मारन को 12% ब्याज के साथ 308.21 करोड़ लौटाने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों ने धारा 34 के तहत चुनौती दी, साथ ही प्रवर्तन कार्यवाही चली। हाईकोर्ट ने पहले स्पाइस जेट को 569 करोड़ जमा करने को कहा, जैसे अपील में 329 करोड़ बैंक गारंटी और 250 करोड़ नकद में बदला गया। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक गारंटी भुनाने और 75 करोड़ ब्याज 3 महीने में देने का आदेश दिया। चेतावनी दी कि अनुपालन न होने पर पूरा अवार्ड लागू होगा। जुलाई 2023 में कोर्ट ने और समय देने से इनकार कर दिया। जनवरी 2026 में हाईकोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। स्पाइस जेट की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और अमित सिब्बल ने कहा कि ईरान युद्ध के कारण कंपनी वित्तीय संकट में है और 144 करोड़ जमा करना मुश्किल है। उन्होंने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और संपत्ति बेचने की बात कही। कल एयरवेज की ओर से जयंत मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे अनुरोध खारिज कर चुका है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि कानूनी व्यक्तित्व और सीमित देयता क्या होता है। क्या एक नॉन लिविंग एंटिटी जैसे कि एक कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है। आज हम बात करेंगे लीगल पर्सनालिटी और लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर। सेपरेट लीगल पर्सनालिटी कॉर्पोरेट लॉ का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो वो अपने ओनर से अलग आइडेंटिटी ले लेती है। ये प्रिंसिपल सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस से आया। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कोर्ट में केस फाइल या डिफेंड कर सकती है। इसके साथ ही एक और स्पेशल कॉन्सेप्ट है कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी। अगर कंपनी लॉस में चली जाए या डिसॉल्व हो जाए तो कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित रहती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। यही दोनों फीचर्स कंपनी को स्पेशल बनाते हैं और शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी के गार्ड में फ्रॉड कमिट करे या टैक्स इवेजन करे या इलीगल काम करे तो कोर्ट्स कॉर्पोरेट वेल हटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत राय सेलूजा वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड केस में क्लियर किया कि अगर कंपनी स्ट्रक्चर का मिसयूज हो तो कोर्ट्स रियल इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, लेकिन बिना किसी फ्रॉड या सिर्फ ओनरशिप की वजह से दो कंपनी को एक नहीं माना जा सकता। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी एक शील्ड है। अगर इस आइडेंटिटी को मिसयूज किया तो कोर्ट उस शील्ड को हटाकर रियल कल्प्रिट्स को सजा देती है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.